ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस के हैं, है ना। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने की जो टेक्निक होती है उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ हाँ वो क्रोमोसोम एक में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम ओरिजिन और रिप्लिकेशन कहते हैं, जहाँ से रिप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है ना। उसके बाद जो एलियन डीएनए होता है जिसको हम बाहर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो किससे लिंक होता है, जाके ओरी से लिंक होता है, ठीक है। और जो उसके बाद जो मल्टीपल कॉपीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड क्या होता है, तो ये याद रखना है ना, एक इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड, एक ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। किसका होता है, सैलमोनेला टाइफाई का होता है। प्लाज्मिड ऑटोनॉमस रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, किसका होता है, सैलमोनेला टाइफाई का होता है, ठीक है। जो कटिंग होती है डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन में, है ना, वो किसके थ्रू होती है, मॉलिक्यूलर सीजर्स के थ्रू होती है। जो फिर उसके बाद ये है कि जो मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। उसके बाद हम जिसके जो एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है उसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा है, हिंटू है, ये इंपॉर्टेंट है ना, HINT सेकेंड, और रोमन नंबर में ही लिखना उसको। उसके बाद हाँ इसमें कितने बेस सीक्वेंस होते हैं, है ना, तो इसमें 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, इसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, है ना। उसके बाद 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए थे 230 स्ट्रेन से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखना कि जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हिंट 2 था, है ना। हिंट 2 क्या करता है, डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से जो 6 बेस पेयर का मिलके बनता है ना। कितने बेस पेयर है उसमें, 6 बेस पेयर है ना। उसके बाद इसमें और हाँ ये जो एबिलिटी होती है मल्टीपल कॉपी बनाने की रेस्ट्रिक्शन जीन से, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं, है ना। और ये 3 बेसिक स्टेप के नाम याद रखना कि पहले हम डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, है ना, फिर उसमें इंट्रोड्यूस डीएनए को मेंटेन करते हैं और उसकी प्रोजेनी बनाते हैं। सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया गया था वो किस बैक्टीरिया में बनवाया गया था, तो ये लिखा है एशर्शिया कोली, ठीक है। आप तुमको पूरा नाम नहीं याद रहेगा तो ई कॉली याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंटू था जिसके पास 6 बेस पेयर थे जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, है ना। और ई कॉली में इसको हमने मतलब कि सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था। और फिर इसके बाद ये भी याद रखना कि मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, और जो डीएनए लाइगेज क्या होता है, जिसके थ्रू हम 2 डीएनए को आपस में जोड़ते हैं, और ये तीनों उसकी बेसिक स्टेप। उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में कट करते हैं, मतलब डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन में कट करने का हम एंडोन्यूक्लियस करते हैं, और ये एंड्स पे कट करते हैं डीएनए के। और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये तो तुमको सर ने कराए होंगे, क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा ये वाला। ये भी याद रखना कि अभी तक 900 रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो हैं वो हमने क्या कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है ना, तो मतलब याद रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है किसको, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। जो नया डीएनए बनता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होता है उसको हम सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम सेम ही रीड करते हैं। अब ये वाले पेज में देखो, सबसे पहले तो हैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं जिनको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं, मतलब हर एक स्टैंड में स्टिकी एंड्स होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिसके साथ इसको जुड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, ठीक है। जो डीएनए लाइगेज होता है उसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में मदद करता है, ये तो पता ही है ना। यहाँ से ध्यान रखना कि एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे, ठीक है। डीएनए और प्लाज्मिड मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है ना। क्लोनिंग होस्ट हमेशा ई कॉली ही रहा है, मतलब ज़्यादातर केसेस में। जो सर्कुलर वेक्टर डीएनए है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड को हम सर्कुलर वेक्टर डीएनए कह सकते हैं। जो सेम स्टिकी एंड्स होते हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो स्टिकी एंड्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 5 लाइन, इतने में से इतनी 5 लाइन बस याद रखना। और डीएनए लाइगेज जो होता है ना, उसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं।
ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ना थोड़े हार्ड हैं, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। देखो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। डीएनए कहाँ मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं, ये पिछले साल आया था। मैट्रिक्स जो यूज़ होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो एग्रेरोज होता है। एग्रेरोज क्या कहाँ से मिलता है, तो सीवीड से मिलता है ना। जो डीएनए को हम स्टेन करते हैं उसको हम किससे करते हैं, इथीरियम ब्रोमाइड से करते हैं। और जो डीएनए होता है वो विजिबल होता है किसके थ्रू, यूवी के थ्रू। जो एक्सट्रैक्शन होता है जेल से डीएनए को बाहर निकालने का उसको हम इल्यूशन कहते हैं, है ना। जो वेक्टर्स हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने के लिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स मतलब वेक्टर हेल्प करते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग करने के लिए। उसके बाद फिर ये तो क्वेश्चन आंसर में ये तो पूरा पढ़ना है ना, ये तो थ्योरी में भी आएगा। बस याद रखना कि जो जीन इनकोड करते हैं एंटीबायोटिक के लिए, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक के लिए, वो सिलेक्टेबल मार्कर कहलाते हैं, है ना। जो PBR322 है उसमें जीन्स होते हैं कौन कौन से, किसके लिए, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए। उसके बाद ये इसी के आगे की प्रोसेस है ना। तो ये भी कि जो डीएनए को जीन में इंसर्ट करते हैं उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। जो एंजाइम यूज होता है वो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में वो बीटा गैलेक्टोसिडेस होता है ना। उसके बाद जो प्लांट पैथोजन हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, प्लांट पैथोजन ट्यूमेफेसिन भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ये वाला, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, डीएनए को डिलीवर करता है जिसको हम टीडीएनए कहते हैं। रेट्रोवायरस एनिमल वेक्टर होता है, ये प्लांट वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम, और एनिमल वेक्टर रेट्रोवायरस है। ये क्या करता है, नॉर्मल को कैंसरस सेल में भी चेंज कर सकता है। डीएनए कौन सा मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी की तरफ जाने वाला होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब लिक्विड की तरफ। कॉम्पिटेंसी यूजिंग कैटायंस लाइक कैल्शियम, ये देख बस लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बस इसमें याद रखना, प्लांट वाला एग्रोबैक्टीरियम, एनिमल वाला रेट्रोवायरस, है ना। एग्रोबैक्टीरियम डीएनए को डीएनए में डिलीवर करता है, और जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में वो बीटा गैलेक्टोसिडेस होती है ना। उसके बाद हाँ ठीक है ना, माइक्रो इंजेक्शन, ये बायोलिस्टिक और जीन गन, तो पूरी डेफिनेशन ही याद करनी है इसकी, कि जिसमें हम सेल्स को बम्बार्ड कराते हैं गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल के साथ, जिसमें डीएनए कोटेड होता है, उसको हम जीन गन या बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं। अब ये दोनों नाम से आ सकता है, ठीक है। फिर ये याद रखना कौन सा इसमें तो इतना यहाँ नहीं पढ़ना है। हाँ, कौन सा किस में एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया में लाइसोजाइम, प्लांट में सेल्यूलोज और फंगस में चिटिनेस, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भैया पीसीआर करके भी आती है, किसी का शॉर्ट फॉर्म आएगा तो क्वेश्चन आंसर मत छोड़े आना, क्योंकि तुम लोग का दिमाग तो चलता ही नहीं है। हाँ, फिर ये वाला डीएनए पॉलीमरेज जिसको हम थर्मासेक्वेस्टिस से आइसोलेट करते हैं, वो हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। मतलब अगर हम डीएनए का डीनेचुरेशन कर रहे हैं तो भी वो हाई टेम्परेचर में एक्टिव रहता है। तो वो कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं उनको हम सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। अगर कोई प्रोटीन इनकोड कर रहा है, इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। जैसे डीएनए को हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा, तो प्रोटीन को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। ये तो पूरा आंसर ही याद करना है बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीमिंग में, तो ये इसके क्वेश्चन भी आए तो बन जाएंगे। हो गया ये चैप्टर भी।